के छोटे छोटे एक्स्ट्रा रिजल्ट्स मैं आपको करवा रहा हूँ। एक बार आपने कोर्स कर लिया है तो उसके बाद ये रिजल्ट्स, कोर्स को सारे को एक बार रिवाइज करने के बाद ये रिजल्ट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे, एग्जाम में आप इनको डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ठीक है, जब इनकी रिक्वायरमेंट हो तो उसके अंदर अपना पहला जो कंसेप्ट है दैट इज बिगेस्ट स्क्वायर इन ए ट्रायंगल। किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर बड़े से बड़ा स्क्वायर हमने इंस्क्राइब करना है तो स्क्वायर के बारे में एग्जामिनर आपको कुछ भी पूछ सकता है कि भाई हमारे पास एक ट्रायंगल है, इसके अंदर बड़े से बड़ा स्क्वायर है, तो आप बताइए स्क्वायर की साइड क्या है, अब बताइए स्क्वायर का एरिया क्या है, क्षेत्रफल क्या है, या फिर इसका पेरीमीटर यानी कि परिमाप क्या है। तो कुल मिलाकर आपको स्क्वायर के बारे में कुछ भी बताने के लिए उसकी साइड का पता होना जरूरी है। तो इसकी साइड के लिए एक फॉर्मूला है, वो कहाँ से आया ये मैं आपको बताऊंगा, और इसकी सारी कंडीशंस को अभी देखते हैं एक बार। ठीक है, तो देखो मान लो हमारे पास एक ट्रायंगल है एबीसी और इसके अंदर बड़े से बड़ा एक स्क्वायर हमने इंस्क्राइब कर दिया है। इससे बड़ा स्क्वायर इस ट्रायंगल के अंदर नहीं आ सकता। तो इस स्क्वायर की जो साइड होगी, मान लो इस ट्रायंगल का जो बेस है ना वो बी है और इसकी जो हाइट है वो एच है। तो स्क्वायर की जो साइड होगी वो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। तो एक बार फॉर्मूला जो ये सिमिलरिटी का रिजल्ट है, सिमिलर ट्रायंगल्स को मैं अप्लाई करूंगा यहाँ पर और इजीली फॉर्मूला निकल कर आ जाएगा। तो एक बार देखते हैं कि ये कैसे निकल कर आया। तो ये जो पॉइंट्स हैं इनको मैंने मान लिया डी एंड ई। तो देखिए भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है, यहाँ पर आपके सामने दो सिमिलर ट्रायंगल्स हैं। कौन कौन से? ये जो डीई है ये पैरेलल होगा ना बीसी के, बिकॉज एक स्क्वायर है और स्क्वायर की जो अपोजिट साइड्स हैं पैरेलल होती हैं। जी हाँ, और जब भी किसी भी ट्रायंगल के अंदर अगर ये वाली लाइन बेस के पैरेलल आ जाती हैं तो ये जो छोटा ट्रायंगल और ये जो पूरा बड़ा ट्रायंगल बना है ये दोनों सिमिलर होते हैं, ये आपको पता होगा है ना। तो बस यहीं पर हम सिमिलरिटी लगाएंगे। तो बिकॉज हमने इस ट्रायंगल की हाइट को भी इन्वॉल्व करना है तो इसलिए मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी ड्रॉ कर रहा हूँ। ये लो भाई, ये जो पॉइंट है ये हमने अज्यूम कर लिया कि भाई एफ है तो ये इसकी हाइट होगी एच। हाँ, अब हम सिमिलरिटी लगाएंगे कौन कौन से ट्रायंगल में? ट्रायंगल एडीई इज सिमिलर टू ट्रायंगल एबीसी। ठीक है, जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो उनकी साइड्स का रेशियो सेम होता है, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो ये आपको पता होगा। लेकिन एक और बात आपको पता होगी, मैंने बताई है कोर्स के अंदर, कि जब ट्रायंगल सिमिलर होती हैं तो ना कि सिर्फ उनकी साइड्स का बट उनकी कोरस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड्स का रेशियो भी सेम होता है, उनके पेरीमीटर का रेशियो भी वही होता है। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मान लो हमारे पास दो ट्रायंगल हैं, ट्रायंगल एबीसी और एक बड़ी ट्रायंगल है जो इसके सिमिलर है, इससे थोड़ी बड़ी है, दैट इज डीई है। तो अगर मान लो ये कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं, ये वाली ये वाली ये वाली ये वाली, ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि भाई ए बी छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड डी ई इक्वल टू ए सी छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाय बड़ी ट्रायंगल की साइड डी एफ इज इक्वल टू बी सी डिवाइडेड बाय ई एफ। मतलब इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है। हाँ, आप ये भी बोल सकते हो, मान लो भाई इसके अंदर ये एंगल बाई सेक्टर है, मान लो ए डी, या फिर इसको मान लेते हैं ए जेड, और इसके अंदर एंगल बाई सेक्टर है डी एक्स, तो इनके जो कोरस्पॉन्डिंग एंगल बाई सेक्टर है उनका रेशियो भी सेम ही होगा, ए जेड इज टू डी एक्स। आप इसको इसके साथ इक्वेट कर सकते हो। अगर इसकी एल्टीट्यूड है ए जेड, ठीक है, और इसकी एल्टीट्यूड है dx, तो इनकी एल्टीट्यूड को भी आप यहाँ पर इक्वेट कर सकते हो। मतलब जब ट्रायंगल सिमिलर हो तो ना कि सिर्फ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स का, उसकी भुजाओं का, बल्कि बाकी जो लंबाइयां हैं उन सब का रेशियो भी सेम होता है, वही जो साइड्स का रेशियो वही। अगर किसी ट्रायंगल को जूम करके, मैंने आपको बताया था कि जूम करके बड़ा बनाया जाता है, दो अगर ट्रायंगल सिमिलर है मतलब कि एक को जूम करके दूसरी आ जाएगी, तो अगर डबल जूम कर दिया गया, इसकी साइज डबल हो गई तो इसकी हाइट भी डबल हो जाएगी उसके, और जो एरिया है उसके ऊपर स्क्वायर डिफाइन करते हैं। तो यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ, देखिएगा इस स्क्वायर की जो साइड है उसको मैंने अज्यूम कर लिया जी एस, तो सारी साइड बराबर होगी एस एस एस, ये सब कुछ ऐसे हो गए। जी हाँ, ये वाली साइड भी एस है डी ई। तो छोटी ट्रायंगल की साइड यहाँ पर अगर ये एस हो गया यहाँ से यहाँ तक, ये एस है ना यहाँ से यहाँ तक, और ये पूरा एच है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाली हाइट कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी जी एच माइनस, जो स्क्वायर की साइड की लेंथ है एच माइनस एस। तो छोटी ट्रायंगल की हाइट क्या है? एच माइनस एस। बड़ी ट्रायंगल की हाइट क्या है? एच। इनका क्या रेशियो होगा? वही जो छोटे ट्रायंगल और बड़ी ट्रायंगल की साइड का रेशियो है। तो छोटी ट्रायंगल की ये वाली साइड यानी कि डीई, ये वाली साइड, उसकी लंबाई है एस डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की यही वाली साइड, बड़ी ट्रायंगल का बेस जिसकी लंबाई है बी। आप ऐसे लिख सकते हो। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा इट इंप्लाइज दैट बी इंटू एच माइनस एस इंटू बी इज इक्वल टू एस इंटू एच। इस एस माइनस एस इंटू बी को इस साइड लेकर जाओगे तो प्लस एस इंटू बी हो जाएगा, और वहां पर जब आप राइट हैंड साइड पर एस कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा बी प्लस एच ब्रैकेट में, और इस साइड है बी इंटू एच। इट इंप्लाइज दैट जब आप इसको इस साइड नीचे भेजोगे तो आपको मिलेगा एस इज इक्वल टू बी इंटू एच डिवाइडेड बाई बी प्लस एच, जो मैंने आपको बताया था इस साइड ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। और बेस हम किसको अज्यूम करेंगे? बेस अज्यूम करेंगे जिस साइड के ऊपर स्क्वायर जो है वो लेटा है। इस फिगर के अंदर आप देख सकते हो इस साइड के ऊपर स्क्वायर जो है वो आधारित है, इसके ऊपर बेस्ड है, तो इसको बेस मानेंगे, और इसी बेस के ऊपर जो कोरस्पॉन्डिंग हाइट है यानी कि ये वाली हम हाइट अज्यूम करेंगे। तो समझ में आ गई बात? क्लियर है? ये फॉर्मूला आप याद कर लो। मैं आपको बहुत कम फॉर्मूले याद करने के लिए बोलता हूँ, जिस फॉर्मूले को याद करने से मेरे को लगता है कि फायदा होगा, जिससे एक्चुअल में फायदा है, वही मैं याद करने के लिए आपको बोलता हूँ। अदरवाइज मैं बिना वजह चीजें नहीं रटाता आपकी। ठीक है, तो ये आप लिख लो, और इसको हम ट्रिग्नोमेट्री से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं स्क्वायर को निकाल दूं तो और भी कई तरीके हैं इसको प्रूव करने के, ये ठीक है, सीधा साधा आप याद रख सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। फिर आगे मैंने आपको इस तरह की ट्रायंगल के अंदर ये जो है इसको मैंने मान लिया ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2, ट्रायंगल नंबर 3 में फर्क क्या है देखो ध्यान से। यहाँ पर ये एंगल है, ये थीटा है, ठीक है, तो यहाँ पर ये जो एंगल है मैंने इसको थोड़ा बदल दिया। मैंने क्या किया, ये जो एंगल है इसका मुंह जो है वो थोड़ा सा खोल दिया। ठीक है, और मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको बताया कि जो स्क्वायर की साइड है वो डिपेंड करती है किस पर? बेस और हाइट पर।
कि बेस इंटू हाइट ओवर बेस प्लस हाइट है। तो देखो इस ट्रायंगल का जो बेस है ना, मैंने जानबूझकर ऐसा किया, इस ट्रायंगल का जो बेस है वही बेस इस ट्रायंगल का, आपको खुद महसूस भी हो रहा होगा, और मैंने कंप्यूटर में रखा भी सेम है, और वही बेस इस ट्रायंगल का है, ठीक है। और इस ट्रायंगल की जो हाइट है वही हाइट इस ट्रायंगल की मैंने रखी है, और वही हाइट इस ट्रायंगल की मैंने रखी है, मतलब कि तीनों ट्रायंगल्स का जो बेस है वो भी सेम है, जिसके ऊपर ये जो अपना स्क्वायर है वो आधारित वो भी सेम है, और उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हाइट है, जो उसका लंब है, वो भी बराबर है। तो अगर बेस और हाइट तीनों ट्रायंगल में सेम है, तो तीनों ट्रायंगल्स के अंदर जो अपना स्क्वायर है उसकी साइड की लंबाई सेम होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए ना मेरे भाई। बिल्कुल हाँ, बस मैंने किया क्या है, यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो यहाँ पर ये एंगल अल्फा, मतलब थोड़ा मैंने बढ़ा दिया, ये एंगल सेम नहीं है, मैं ट्रायंगल को चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने इसको बढ़ाते हुए क्या किया, पूरा 90 का ही बना दिया। तो भाई अगर बेस और हाइट पर डिपेंड करती है स्क्वायर की साइड, तो ट्रायंगल के साथ आप कुछ भी कर लो, जब तक बेस और हाइट सेम है तब तक तो मामला सेम रहना चाहिए, है ना। तो चलिए, तो इस केस में आपको सारे स्क्वायर्स का जो साइड है वो सेम होना चाहिए, सेम स्क्वायर होना चाहिए, तो ये मैं विजुअलाइज आपको करवाना चाह रहा था। देखो एक्जैक्टली सेम है, वहां से अगर स्क्वायर आएगा तो एक्जैक्टली इस पर फिट बैठ रहा है, अगर इस स्क्वायर को आगे ले जाऊंगा तो ये यहाँ पर एक्जैक्टली फिट बैठ रहा है। समझ में आ गई बात। हाँ, तो ये फॉर्मूला हर एक तरह की ट्रायंगल के अंदर लगेगा। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के कोने में भी अगर इसको फंसाया गया है, आपने सिर्फ ये देखना है कि स्क्वायर लेटा कौन सी साइड पर है, उसको हमने बेस मानना है। अगर यहाँ पर लेटा है तो इसको बेस मान लो, फिर इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट ये वाली हो जाएगी। अगर आप इस फिगर को रोटेट करोगे, ऐसे घुमा दोगे हैं, और आप बोलोगे मैं तो इसको बेस मानूंगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप इसको हाइट मान लेना, फिर इसको हाइट मानोगे उस बेस के कोरस्पॉन्डिंग। ठीक है मेरे भाई, ये क्लियर है। हाँ, अगर मैं इस एंगल को थोड़ा सा और बढ़ा दूं, और इस साइड को मैं ऐसे ले लूं, इस साइड को मैं ऐसे ले लूं, देखो फिर बताओ सेम साइज का स्क्वायर आएगा क्यों। अगर मैं इसको थोड़ा और बढ़ा दूं, थोड़ा और बढ़ा दूं, और इस ट्रायंगल को मैं ऐसे बना लूं, तब आपको पता चल रहा होगा अभी, अगर मैं इस ट्रायंगल को ऐसे पूरा लिटा दूं ऐसे, अब आपको पता चल रहा होगा कि भाई हाइट सेम रखनी आपको लगेगा। ये लो, तो आपको ये पता चल रहा होगा कि यार सेम स्क्वायर तो फिट नहीं बैठेगा। तो अगर हम एंगल को बहुत ज्यादा बढ़ा देते हैं तो फिर सेम स्क्वायर नहीं बैठता है। जब ट्रायंगल ऐसे आप ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कर दोगे तो ये जो ये वाली भुजा है इसको टच नहीं कर पाएगी। तो बस इस केस में यहाँ पर ये फॉर्मूला आपका काम नहीं करेगा, अगर स्क्वायर को ऐसे रखा गया है तो। समझ में आ गई। अगर वो टच नहीं कर रहा है तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछता भी नहीं है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप ये बोलो कि अच्छा अगर एंगल वैसे बड़ा हो गया तो इसका मतलब उस ट्रायंगल के अंदर, उस त्रिभुज के अंदर स्क्वायर आएगा ही नहीं, वर्ग आएगा ही नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप इस ट्रायंगल को थोड़ा सा घुमाओगे ऐसे, भाई ये वाला एंगल 90 डिग्री से बड़ा है, तो अगर आप इसको एज ए बेस मान लोगे, इस वाली साइड को, जैसे इस ट्रायंगल को मैंने घुमाया है इस तरीके से इसको घुमाओगे, देन इसके अंदर ये जो स्क्वायर है फिट किया जा सकता है। और अगर स्क्वायर को इस तरीके से फिट किया जाएगा तो देन ये आपके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जा सकता है इसके ऊपर बेस। तो इस केस में अपना बेस क्या होगा, बेस होगा जिस साइड के ऊपर अपना स्क्वायर लेटा हुआ है, यानी कि ये अपना होगा बी। और इस केस में हाइट क्या हो जाएगी, हाइट हो जाएगी जी, ये दिस इज एच। तो फिर से स्क्वायर की साइड का फॉर्मूला वही लग जाएगा, बेस इंटू हाइट डिवाइडेड बाई बेस प्लस हाइट। समझ में आ गई, यहाँ पर सारे केस हो गए। हाँ, अब मैं यहाँ से इसको बिगाड़ते बिगाड़ते यहाँ पर ले गया राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर। अब एक बार इसके अंदर तो मैंने प्रूव नहीं किया था ना, बाकी प्रूव मैंने आपको ये चीज इसके अंदर कर दी थी, इसी को मैं बिगाड़ते बिगाड़ते यहाँ पर ले गया, तो ये तीनों के अंदर लगेगी। लेकिन आपको ये डेफिनेटली लगा होगा ये जो फिगर है थोड़ी सी अलग है, तो इसको एक बार फिर से देख लेते हैं, नॉट ए बिग डील। तो चलिए इसके अंदर प्रूव करें। तो भाई हमारी ट्रायंगल है एबीसी, ठीक है, और यहाँ पर दिस इज डी, दिस इज ई। तो केस सेम ही है, ये तो आपको अभी तक पता लगा होगा। ये जो लाइन है ये इसके पैरेलल है, हम फिर से सिमिलरिटी लगाएंगे एक्जैक्टली उसी तरीके से। तो हम एक्जैक्टली उसी तरीके से सिमिलरिटी भी लगा सकते हैं और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री भी लगा सकते हैं। जैसे मान लो ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। ठीक है मेरे भाई, ये दोनों एंगल बराबर होंगे, क्यों? बिकॉज अगर दो लाइनें पैरेलल हों तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, अब देखो अब इसको प्रूव करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इस ट्रायंगल के अंदर, अगर मैं इसकी साइड एस मान लूँ, पहले स्क्वायर की साइड मान लेते हैं, ये एस है, और इसकी इस वाली साइड को मान लेता हूँ, इसके बेस की लंबाई बी है और इसकी जो हाइट है वो एच है। एक नामकरण कर लें तो ये पॉसिबल होगा ना। हाँ, अब ये जो ट्रायंगल नंबर 1 है और ये जो ट्रायंगल नंबर 2 है, ये दोनों सिमिलर हैं, पता है आपको। बिकॉज देखो ये 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है। तो ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 2 दोनों सिमिलर हैं। यहाँ पर भी अगर आप सिमिलरिटी लगाएंगे तो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ट्रायंगल नंबर 1 2 और ये जो पूरी ट्रायंगल है, तीसरी थर्ड ट्रायंगल, ये भी इनके सिमिलर है। इनके सिमिलर क्यों है यार, देखो बड़ी ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, थीटा है ना, और बड़ी ट्रायंगल का ये वाला एंगल क्या है, 90 है। अगर दो ट्रायंगल के दो एंगल बराबर हो तो तीसरा एंगल बाय डिफॉल्ट बराबर होता है, बिकॉज तीनों एंगल्स का सम 180 है। तो यहाँ पर ट्रायंगल नंबर 1, ट्रायंगल नंबर 2 और पूरी ट्रायंगल, ट्रायंगल नंबर 3, तीनों त्रिभुज सिमिलर हैं, ठीक है, समरूप हैं। आप किन्हीं भी दो के ऊपर अगर ये सिमिलरिटी का कंसेप्ट लगाएंगे, उनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो लेंगे, तो सेम फॉर्मूला आपके सामने आ जाएगा। मैं किसी भी दो को पकड़ कर ये आपको बता देता हूँ। देखो सबसे पहले मैं आपको सिमिलरिटी से बताता हूँ। मैं ट्रायंगल नंबर 2 एंड ट्रायंगल नंबर 3 के ऊपर सिमिलरिटी लगा रहा हूँ। तो ट्रायंगल नंबर 2 यानी कि छोटे वाली ट्रायंगल की ये साइड, इस साइड की लंबाई कितनी होगी, इस साइड की लंबाई होगी, पूरी हाइट h है और ये वाली साइड है s, यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी h माइनस एस। तो छोटी ट्रायंगल की साइड डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल की यही साइड क्या है, बड़ी ट्रायंगल की यही साइड है h। सिमिलरिटी यही होती है ना, ये साइड का रेशियो। अब छोटी ट्रायंगल का ये वाला बेस क्या है, डी ई, एस डिवाइडेड बाई बड़ी ट्रायंगल का बेस क्या है, b। यहाँ पर इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, बी एच इम्प्लाइज दैट बी एच माइनस एस बी इज इक्वल टू एस इंटू एच। इसको अगर मैं उस साइड लेकर एस को कॉमन लूंगा तो ये हो जाएगा बी प्लस एच, और इस साइड हो गया बी इंटू एच। अगर मैं s की वैल्यू निकालूं तो वो हो जाएगी b इंटू एच डिवाइडेड बाई बी प्लस एच। सिमिलरली उसी फॉर्मूले से ये आ गया।
इसी तरीके से अब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाकर दिखा देता हूँ। अगर ये एंगल थीटा है, ट्रिग्नोमेट्री एंड सिमिलरिटी दोनों क्यों लगेंगे? बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री का मतलब है साइड्स का रेशियो। टेन थीटा का क्या मतलब है? टेन थीटा का मतलब होता है किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर उसके परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो। तो सिमिलरिटी में भी तो हम साइड्स का रेशियो कंपेयर कर रहे हैं, तो एक्जेक्टली सेम ही चीज है, कोई अलग नहीं है। दो राइट एंगल ट्रायंगल्स के अंदर आप सिमिलरिटी लगाओ या ट्रिग्नोमेट्री लगाओ, वो सेम ही बात है। अब मैं ट्रायंगल नंबर 1 एंड ट्रायंगल नंबर 3 यानी कि बड़ी वाले ट्रायंगल, इनके अंदर आपको लगा के दिखा देता हूँ ट्रिग्नोमेट्री। अब देखो ट्रायंगल नंबर 1 को देखो, ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर टेन थीटा की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना, लंब बाई आधार, यही होगी ना। अब देखो परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या है? ये वाली साइड है जी एस, तो फिर ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर ये पूरी बी है, ये एस है, तो ये हो जाएगी बी माइनस एस, तो ये हो गई बी माइनस एस। टेन थीटा की वैल्यू, टेन थीटा की वैल्यू ट्रायंगल नंबर 1 में परपेंडिकुलर अपॉन बेस लंब बटे आधार, ये इसी टेन थीटा की वैल्यू बड़ी ट्रायंगल के अंदर, पूरी पूरी बड़ी ट्रायंगल के अंदर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो पूरी बड़ी ट्रायंगल का परपेंडिकुलर क्या है? हाइट क्या है? एच, और बेस क्या है? बी। फिर से अगर आप इसको सोल्व करोगे तो इसी रिजल्ट के ऊपर पहुंच जाओगे, जो कि आपने याद रखना है। समझ में आगे बात क्लियर है? हाँ। अब राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर हम इस स्क्वायर को ऐसे भी फिट कर सकते हैं। तो कई बार स्टूडेंट के दिमाग में आएगा कि सर अगर ऐसे फिट करेंगे तो अब फॉर्मूला बताओ। देखो इसका अलग फॉर्मूला है, इसका अलग फॉर्मूला क्रिएट किया जा सकता है, ठीक है, वही सिमिलरिटी को यूज करते हुए। लेकिन मेरे ओपिनियन में इसका अलग फॉर्मूला हमें रटने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसी ट्रायंगल को अगर आप ऐसे रोटेट करोगे, देखो तो ये वही चीज होगी ना जो हमने सीखा है। अगर इसी ट्रायंगल को ऐसे रोटेट करोगे तो अगर एग्जामिनर आपको इक्वेशन देगा तो डेफिनेटली उसको कुछ तो यहाँ पर इन्फॉर्मेशन देनी पड़ेगी। तो उसने इसकी लंबाई बता दी ए और इसकी लंबाई बता दी बी, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर वैसा आपका, तो डेफिनेटली आपको इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू पता लग जाएगी। ये जो हाइपोटेन्यूज है ना, तो ये जो स्क्वायर है कहाँ पर लेटा हुआ है? ये इसके हाइपोटेन्यूज पर लेटा हुआ है। अगर वो आपको ए और बी की वैल्यू बताएगा तो इसके हाइपोटेन्यूज की वैल्यू भी आपको मिल जाएगी पाइथागोरस थ्योरम लगाकर, या फिर पाइथागोरस इंटरप्रेट होगा। तो इस स्क्वायर की साइड आप इजीली निकाल पाओगे। इस कौन से बेस पर ये लेटा हुआ है वो पता चल गया। और एक और तरीका, देखो इस ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? मैंने आपको बताया है कि भाई अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आपको हाइट निकालनी है, ये आपको भी पता होना चाहिए कि अगर आपको हाइट निकालनी है तो आप कैसे निकालोगे। इस ट्रायंगल का एरिया आप कैसे लिख सकते हो? हाफ इंटू, अगर आप इसको बेस मानोगे, बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू हाफ इंटू, अगर आप इसको बेस मानोगे, इस हाइपोटेन्यूज को आधार मानोगे, तो हाइपोटेन्यूज इंटू यहाँ पर जो भी परपेंडिकुलर लेंथ है, जो भी इसकी हाइट है पी, ठीक है, तो आपको बी पता है, ए पता है, आपको एच पता है, आपको पी भी मिल जाएगा, ठीक है। और जब ये चीजें वैल्यूज में होंगी तो आप इजीली इनको कैलकुलेट कर लोगे, तो आपको ये हाइट भी मिल जाएगी। तो आपको बेस मिल रहा है, आपको हाइट मिल गई, तो उसी तरीके से निकाल लेना, बेस इंटू हाइट और बेस प्लस हाइट। अलग से फॉर्मूला रटने की क्या जरूरत है हमें, एक्जैक्टली सेम चीज है, ठीक है। इसको अगर हम थोड़ा सा रोटेट करेंगे उसी फॉर्म में आ जाता है। देन आपको कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स बताता हूँ सर्कल्स के लिए। अगर हमारे सामने मान लो दो सर्कल्स हैं, तो ये चीज मैं पहले कई बार बता भी चुका हूँ कि अगर ये दो सर्कल्स हैं तो इनका एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। इस सर्कल को ये ए पर टच करता है और इस सर्कल को ये बी पर टच करता है। मान लो इस सर्कल का जो सेंटर है वो है पी और इस सर्कल का जो सेंटर है दैट इज यू, तो इनके डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की जो लंबाई है वो आपको निकालनी आनी चाहिए। मान लो इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r1 और इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज r2, तो ए बी की जो लंबाई है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की दैट इज 2 अंडर रूट r1 इंटू r2, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि भाई जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होएगा तो क्या होएगा? हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ये बात आपको पता होनी चाहिए अगर कोर्स में आप यहाँ पहुंच गए तो। हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। और मैंने क्या बताया है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा वो हमेशा होगा डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो ये क्या है? डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स क्या है? दिस इज r1, दिस इज r2, तो ये है जी r1 प्लस r2। बहुत ईजी है इसकी डेरिवेशन, लेकिन आपको ये याद रखना है। और फिर मैंने आपको क्या बताया है कि जब भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा, डायरेक्ट टेंजेंट होगा, तो डी फॉर डायरेक्ट, डी फॉर डिफरेंस। आपको याद रखने के लिए मैंने ये बताया कि ऐसे आप याद रख सकते हो। तो रेडियस का डिफरेंस होगा, इन दोनों में से एक चीज रेडियस का डिफरेंस होगा और दूसरी चीज टेंजेंट की लंबाई होगी। अगर यहीं पर ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होता है तो एक जगह रेडियस का सम होता है, दूसरी चीज टेंजेंट होती है, ठीक है। तो एक जगह क्या होता है? एक जगह होता है सम या फिर डिफरेंस और दूसरी जगह हमेशा टेंजेंट होता है, ये होता है। और यहाँ पे क्या होता है? सम ऑफ और डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स। तो यहाँ पर इनके रेडियस का डिफरेंस है r1 माइनस r2, तो इस टेंजेंट की लंबाई क्या होगी? तो बहुत ही सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, अंडर रूट इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर ये क्या है? ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला आपको पता होगा, ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 4ab। तो 4ab, तो यहाँ पर भी आएगा 4r1 इंटू r2, तो 4 तो सोल्व होकर बाहर चला जाएगा, 2 बन जाएगा और अंदर ये रह जाएंगे r1 इंटू r2। ये रिजल्ट आपको याद आना चाहिए, ठीक है भाई, क्लियर है? ये कैसे आया मैंने आपको बता दिया। ये आपके लिए ये नहीं होना चाहिए कि कोई भयंकर ट्रिक है, बस उसी चीज को सोल्व करके आपके सामने रिजल्ट है, आपको पता होना चाहिए। हाँ, अब अगर यहाँ पर एग्जामिनर एक और सर्कल फंसा दे इन दो सर्कल्स के बीच में, यानी कि दो सर्कल थे जिनका एक डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट था, वहां पर उसने बीच में एक और सर्कल फंसा दिया, उनका टेंजेंट जो दोनों सर्कल का जो टेंजेंट है जो स्पर्श देता है उसके, और जो दोनों सर्कल है उनके बीच में, देखो तीन जगह इसको फंसा रखा है। एक तो दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है और बाकी दो सर्कल्स हैं, तो इस सर्कल का रेडियस भी आपको निकालना आना चाहिए। इट इज वेरी वेरी इजी। कैसे आप निकालोगे? तो अगर मैं इनमें से एक सर्कल को गायब कर दूं तो मेरे को एक बात बताओ, इसको मैंने मान लिया सी, ए से लेकर सी तक क्या मामला है? ए से लेकर सी तक जो लाइन है उसे आप क्या कहोगे? वो क्या है? वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है ना, वो दोनों सर्कल्स के बीच में एक टेंजेंट है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? अगर मैं इस सर्कल के रेडियस को मान लेता हूँ सिर्फ r,
तो दो सर्कल्स के बीच में डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लंबाई क्या होती है, मैंने अभी भी आपको बताया 2r1 r2, ए से लेकर सी तक की लंबाई हो जाएगी 2 अंडर रूट r1 इंटू आर, है ना, दोनों का रेडियस। हाँ, अब मैं फिर से उस सर्कल को लेता हूँ। अब सी से लेकर बी तक की क्या कहानी है ये मेरे को बताऊँ। सी से लेकर बी तक की, तो सी से लेकर बी तक की वही कहानी है कि ये वाला सर्कल है, इसको मैं नाम दे देता हूँ सर्कल नंबर 1 है, और जो सर्कल नंबर 2 है, दोनों का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है, वो क्या है, दोनों सर्कल्स का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है यहाँ से यहाँ तक। तो इसकी लंबाई क्या होगी, इस सर्कल का रेडियस हमने क्या माना था, इस सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया जी r2, है ना, यही माना था। तो सी से लेकर बी तक की लाइन सेगमेंट है, जो रेखा है, उसकी लंबाई होगी 2r1 r2, यानी कि 2r इंटू r2। ठीक है, अब देखो, अब आपको ये पता होगा, और इनका डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ए से लेकर बी तक की लंबाई को आप एक और तरीके से लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो 2r1 r2, बिकॉज ए से लेकर बी तक ये सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 2 का डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। ए से लेकर बी को मैं दो तरीके से लिख सकता हूँ, तो ए सी प्लस सी बी और डायरेक्ट ए बी को मैं लिख सकता हूँ कि भाई 2 अंडर रूट r1 r2, बिकॉज ये सर्कल नंबर 1 सॉरी बिकॉज ये सर्कल नंबर 3 और सर्कल नंबर 2, ये है सर्कल नंबर 1, सर्कल नंबर 3 और 2 के बीच का टेंजेंट है, उनके बीच की स्पर्शरेखा मैं ऐसे लिख सकता हूँ। जी हाँ, डेफिनेटली लिख सकता हूँ। और एसी की लंबाई क्या है, एसी की लंबाई है 2 अंडर रूट r1 इंटू आर, और सीबी की लंबाई क्या है 2 अंडर रूट r इंटू r2। ठीक है, अब 2 तो हर एक जगह से कैंसिल आउट हो जाएगा, क्लियर है। देन यहाँ पर अब आप क्या करो, इसका यहाँ से आप अंडर रूट आर, इसको एक बार बाहर निकालो, अंडर रूट आर को, अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट r1 प्लस अंडर रूट आर इंटू अंडर रूट r2। अंडर रूट आर और r1, ये अंडर रूट आर दोनों जगह से कॉमन हो जाएगा, इसको मैं कॉमन निकाल रहा हूँ और ये हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जी अंडर रूट आर इंटू r2। अब इसको मैं यहाँ पर नीचे लेकर आ रहा हूँ इसको, ठीक है, और इसको मैं उस साइड भेज रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट अगर मैं इसको यहाँ पर नीचे लेकर आऊँ तो ये बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट आर इज इक्वल टू, ये उस साइड अगर जाएगा अंडर रूट r1 प्लस अंडर रूट r2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट r1 इंटू r2। इसको मैं ऐसे अलग अलग लिख सकता हूँ, अंडर रूट r1 इंटू अंडर रूट r2। जी हाँ, डेफिनेटली लिख सकते हैं। हाँ, अब आप इसको थोड़ा सा और ओपन करोगे, बिकॉज हम ऐसे लिख सकते हैं ना, a प्लस बी बाई सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, a बाई सी प्लस बी बाई सी, ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको आप ऐसे ही लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 बाई अंडर रूट r1 प्लस 1 बाई अंडर रूट r2। ये रहा आपके सामने रिजल्ट। ये अगर इस वाले सर्कल का रेडियस r1 है, इस वाले सर्कल का रेडियस r2 है, और इनके बीच में फंसे सर्कल का रेडियस आपको निकालना है, तो ये रिलेशन वो फॉलो करेंगे 1 बाई अंडर रूट r इज इक्वल टू 1 बाई अंडर रूट r1 प्लस 1 बाई अंडर रूट r2। समझ में आ गई बात। अब मैं आपको अगला रिजल्ट बताता हूँ सर्कल से ही रिलेटेड। अगर ये सर्कल के अंदर उसके डायमीटर के ऊपर बहुत सारे खूब सारे सर्कल्स हैं, ठीक है, और उसके बाद एग्जामिनर क्या करता है, उसको एक और सर्कल फंसा देता है, तो इस सर्कल का आप रेडियस निकाल पाते हो। ठीक है, ये जो सर्कल है अपना, इसका रेडियस मान लो r है, ठीक है, और ये जो बड़े वाला सर्कल है, इसका रेडियस मान लो r है, तो इनके बीच में एक रिलेशन होती है, छोटे सर्कल का जो रेडियस होता है वो बड़े सर्कल के कंपेरिजन में फ्रैक्शन में कितना है उतना हम बता सकते हैं ऐसे फॉर्मूले से। और यहाँ पर ये जो n है ना, n क्या है, n इज नंबर ऑफ सर्कल्स, कि कितने वृत्त हैं, नंबर ऑफ सर्कल्स इन रेडियस ऑफ बिगर सर्कल। अगर ऐसी कंडीशन हो कि बड़े सर्कल के रेडियस के अंदर, तो यहाँ पर n की वैल्यू जो है वो 4 नहीं है, 4 मत बोलना, 4 तो उसके डायमीटर के अंदर आए हुए हैं, उसके रेडियस में अगर यहाँ पर उसका सेंटर है तो उसके रेडियस के अंदर तो सिर्फ 2 सर्कल आए हैं। तो अब अगर मान लो एग्जामिनर आपको ये बोलता है कि भाई बड़े वाले सर्कल की जो रेडियस है वो 20 है, बड़े वाले सर्कल की रेडियस 20 है, कि यहाँ से यहाँ तक लेकर जो लंबाई है वो 20 है, तो ऊपर ये जो सर्कल फंसा पड़ा है इसका रेडियस बताओ। ये मत बोलना कि एग्जामिनर अगर छोटे वाले सर्कल का अगर इसका रेडियस पूछ ले तो आप इजीली बता दोगे ना, बड़े वाले सर्कल के डायमीटर में छोटे वाले 4 सर्कल फंसे हैं, ये सबसे छोटे वाले हैं, तो बड़े वाले का जो डायमीटर है वो छोटे वाले डायमीटर से 4 गुना है, बड़े वाले का रेडियस भी 4 गुना है, डायमीटर और रेडियस सेम रेशियो फॉलो करेंगे। तो ये जो छोटे वाला सर्कल का है इसका रेडियस 1/4 है 5, छोटे वाले, बिकॉज बड़े वाले के डायमीटर में 4 सर्कल फंसे हैं। ठीक है, बड़े वाले का डायमीटर 4 गुना है छोटे वाले सर्कल के डायमीटर से, तो इसका तो आप रेडियस इजीली बता पाओगे। प्रॉब्लम पड़ेगी इसका रेडियस बताने में, प्रॉब्लम भी नहीं पड़ी है, मैं आपको बेसिक भी इसका बताऊंगा, तो आप इजीली बता सकते हो कि भाई छोटे वाले सर्कल का जो रेडियस है वो क्या होगा, रेडियस इज इक्वल टू, यहाँ पर n की वैल्यू क्या है, n की वैल्यू है 2, रेडियस में 2 सर्कल फंसे हैं, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू n, 2 दूनी 4 5 5 इंटू r, यानी कि 8 इसका आंसर है। क्लियर है, एक तो आपने ये रिलेशन याद रखनी है, और ये रिलेशन निकली कैसे वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पर अगर मैं आपको ये बोल देता हूँ कि भाई बड़े वाले सर्कल का जो रेडियस है वो 21 है, तो छोटे वाले सर्कल का रेडियस बताओगे, तो आप बता सकते हो r इज इक्वल टू n डिवाइडेड बाई 2n प्लस 1 इंटू r। n की वैल्यू यहाँ पर क्या है भाई, इसके रेडियस के अंदर टोटल 3 सर्कल्स हैं, टोटल 3 सर्कल्स हैं, तो r की वैल्यू क्या होगी, 3 डिवाइडेड बाई 3 दूनी 6 और 7, और r की वैल्यू है 21, तो 7 21 3 3 9, तो इस वाले सर्कल का रेडियस 9 यूनिट है। हाँ, अब आपके दिमाग में ये भी आ सकता है कि अच्छा अगर यहाँ पर ओड नंबर ऑफ सर्कल्स हो, तो बिकॉज पिछले डायग्राम में क्या है, पिछले डायग्राम में ये है कि भाई यहाँ पर इवन नंबर ऑफ सर्कल्स हैं, तो इसके रेडियस में कभी तो 2 सर्कल आ जाएंगे, कभी 3 आ जाएंगे, कभी 4 आ जाएंगे, लेकिन अगर ऐसा हुआ तो इसके रेडियस के अंदर सिर्फ 2.5 सर्कल आएंगे। तो ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, तो आप n की जगह 2.5 लिखोगे क्या, 2.5 लिखोगे क्या, नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है, तो अब इसका मैं आपको एक बेसिक बता देता हूँ कि अगर आप ये ना रटो
ये डिराइव कैसे हुआ ये मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप ये ना रटो तो फिर आप इसको कैसे निकाल पाओगे। देखो जरा, मान लो इसी के ऊपर मैं अप्लाई करके दिखा देता हूँ, फिर बाकी इसके ऊपर आपको देख कर सकते हो। ये इसका सेंटर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई क्या होगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। मान लो इसका रेडियस आर है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये लंबाई क्या होगी, मान लो इसका रेडियस है आर, बड़े वाला कैपिटल आर, ये लंबाई होगी कैपिटल आर, और इस छोटे वाले सर्कल का रेडियस मैंने मान लिया छोटा आर। अब इस वाले सर्कल का रेडियस क्या होगा, ये वाला, ये मेरे को बता देगा। इसका रेडियस होगा जी r/4, r/4, क्योंकि बड़े सर्कल के डायमीटर में छोटे सर्कल का जो डायमीटर 4 बार आ गया, बड़ा सर्कल 4 गुना है छोटे सर्कल का, लेंथ के हिसाब से अगर देखा जाए तो चीजों की लेंथ देखें, रेडियस की लेंथ देखें। और अगर मैं इसको मिला दूं, इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया ए, इसको बी, इसको सी, अगर मैं ए सी को मिला दूं तो ये क्या है, ये इसकी लंबाई है भाई r/4, छोटे सर्कल का रेडियस, इसका रेडियस हमने r ऑलरेडी मान रखा है, तो यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल होगा। अब आप इजीली यहाँ पर प्रूव कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से AC² = AB² प्लस BC², ठीक है। अगर आप यहाँ पर n रखोगे तो आपको जनरल फॉर्मूला भी मिल जाएगा, r/n करके, जो मैं फॉर्मूला बताया है वो भी आप निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं इस केस के लिए आपको निकाल कर दिखा रहा हूँ। देखो, अब AC² यानी कि r/4 प्लस r का स्क्वायर = AB² यानी कि r/4 का स्क्वायर प्लस BC² यानी कि, अब देखो ये वाला डिस्टेंस r है, ये वाला डिस्टेंस स्मॉल r है, r माइनस r होगा ये वाला डिस्टेंस BC, r माइनस r का स्क्वायर। अब इसको ओपन अप करते हैं भाई, इट इम्प्लाइज दैट r²/16 प्लस r² प्लस 2ab यानी कि r इंटू r/2 = r²/16 प्लस r² प्लस r² माइनस 2rr। अब यहाँ पर जो भी कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करते हैं, r²/16 r²/16, उसके अलावा कुछ और कैंसिल आउट हो रहा है r² एंड r², तो जो भी कैंसिल आउट हुआ उसको मैं रब कर देता हूँ ताकि आप चीज़ों को क्लियरली देख पाएँ। मेरे ख्याल कुछ एक्स्ट्रा चीज़ भी यहाँ पर रब हो गई है, तो कोई नहीं, फिर एक बार मैं फिर से इसको लिख लेता हूँ। देखो एक बार इसको फिर से खोल लेते हैं, r²/16 प्लस r² प्लस 2ab यानी कि r इंटू r/2 = r²/16 प्लस r² प्लस r² माइनस 2rr। तो क्या क्या कैंसिल हुआ है देखो एक बार, r²/16 r²/16 r², हाँ ये कैपिटल r² नहीं कैंसिल हुआ, स्मॉल r² और r², तो यहाँ पर टोटल 3 चीज़ें बची हैं, ठीक है। तो जो भी कैंसिल आउट हुआ है उसको मैं रब कर रहा हूँ, ये सारी चीजें बची। अब आप यहाँ पर देखोगे कि हर एक के अंदर r कॉमन है, हर एक टर्म में, तो मैं r से डिवाइड कर दूं हर एक से, ये लो यहाँ पर 2r है तो एक r गया, यहाँ पर ये r है, ये r गया, ठीक है। तो इस 2r को मैं यहाँ पर भेज रहा हूँ, ठीक है। r प्लस 2r, सॉरी r/2 प्लस 2r, मतलब 2 यहाँ पर तो 2r है, तो यहाँ पर आधा r है, 2 और आधा क्या होता है, ढाई, ढाई यानी कि 5/2r, ठीक है। तो इस साइड हो गए 5/2r = r = 2/5 × r। तो जब यहाँ पर दो सर्कल हैं तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या आना चाहिए था, आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग n ओवर इसका डबल प्लस 1, और ये फॉर्मूला याद रखना आसान है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये मुश्किल लगता है तो पाइथागोरस लगा लो, तो आप याद रख सकते हो, आपके सामने ऑप्शन है, ठीक है। याद रखोगे तो बेहतर होगा, पूरे कोर्स को कई बार रिपीट करने के बाद फिर आपके पास ये नॉलेज को एनहांस करने का तरीका है, ठीक है। तो अगर मैं n की जगह 2 रखूंगा तो आप देख पा रहे हो कि भाई बिकॉज यहाँ पर दो सर्कल है ना, दो सर्कल है तो सेम चीज आ गई, तो यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। और जब आप एग्जाम के अंदर पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो वो यहाँ से थोड़ा सा ईजी होगा, डरना मत, वो यहाँ से थोड़ा ईजी होगा, यहाँ से मतलब कि r/4 नहीं होगा, वहां पर वैल्यूज गिवन होंगी, भाई इसका जो डायमीटर है वो 20 है तो आप इसका डायमीटर 5 निकाल पाओगे, आपके सामने वैल्यूज गिवन होगी तो वहां पर थोड़ा आसानी से आप लगा पाओगे। हाँ, जब ओड नंबर ऑफ सर्कल्स हो तो हम क्या करेंगे, तो ये बहुत ही ज्यादा इजी है। कैसे, मान लो बड़े सर्कल का रेडियस एग्जामिनर ने आपको दिया है कि भाई 20 है, तो मेरे को बताओ छोटे सर्कल का रेडियस क्या होगा। तो अगर बड़े सर्कल का रेडियस 20 है तो इसका रेडियस हमने बताना है, तो यहाँ से लेकर अगर मैं इसको मान लो पॉइंट ए और इसको मैं मान लो पॉइंट बी, तो एग्जामिनर ने A to B आपको लंबाई बता दी ना, क्या है A to की लंबाई 20 है, और आपको A to C की लंबाई पता है। A to C की लंबाई क्यों पता है, क्योंकि बड़े सर्कल के डायमीटर के अंदर छोटे छोटे 5 सर्कल आ गई है, तो 20 को 5 से डिवाइड करो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 4 है, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है वो 4 है, 4 5 20, ये छोटे छोटे 5 सर्कल आ गए, बड़ी में बड़े डायमीटर में 5 डायमीटर आ गए, तो बड़े के रेडियस में ऐसे हो गए 5 रेडियस आ जाएंगे। अगर ऐसे नहीं आपको समझ में आए तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई 20 है, ठीक है। अगर इसको मैं मानूं ए ए ए ए ए 1 2 3 4 5 5a = 20, therefore a = 4, तो a की वैल्यू 4 आ जाएगी, तो 20 में से 4 गया, ये जो डिस्टेंस है ये 16 आ जाएगा, और 16 को 2 से डिवाइड करोगे तो सर्कल का रेडियस भी आ जाएगा। तो जब यहाँ पर ओड नंबर ऑफ सर्कल्स होंगे, विषम संख्या में होंगे विथ, तो उस केस में तो सीधा 20 में से 4 घटाए और आंसर आ जाएगा, वहाँ पर पाइथागोरस भी नहीं लगाना, तो उस केस में फॉर्मूला डिराइव करने की क्या ही जरूरत है, कर तो सकते हैं पर क्या ही जरूरत है। अब आगे मैं आपको 2 चीजें बताने वाला हूँ, एक तो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला, यहाँ से हम हीरोन्स फॉर्मूला भी डिराइव कर सकते हैं, वो मैं डिराइव करके बताऊंगा। ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला कब काम आता है, जब आपके पास साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो, जब क्वाड्रिलेटरल सर्कल के अंदर हो, तो इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालने का एक फॉर्मूला है। मान लो अगर आपको इस क्वाड्रिलेटरल की भुजाओं की लंबाई पता है, इसकी साइड्स की लेंथ पता है कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, देन एरिया ऑफ एबीसीडी, क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का जो एरिया होगा वो होगा अंडर रूट, ये हीरोन्स फॉर्मूला जैसा ही है, और यहाँ से हीरोन्स फॉर्मूला भी हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, हीरोन्स फॉर्मूला होता है किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकालने का। मान लो ट्रायंगल एबीसी है और इस ट्रायंगल की भुजाओं की लंबाई है ए बी और सी, तो इसका जो एरिया होएगा वो होएगा इक्वल टू अंडर रूट
एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। आपको ये सब कुछ पता होना चाहिए, एस क्या है, ये सब कुछ है ना, एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, कोर्स में हम बता चुके हैं। तो इसी जैसा है ये दिखने में, यहाँ पर चार है ना, यहाँ पर एक ये टर्म हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, लेकिन उसके अंदर चारों ऐसे दिखते हैं। ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। ठीक है, तो वो हीरोन्स फॉर्मूला जैसा ही है दिखने में, और एस क्या है, एस सेमी पेरीमीटर है, और यहाँ से हम हीरोन्स फॉर्मूला निकाल भी सकते हैं, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया है। बाकी इसके ऊपर अभी तक क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन एक दो चीजें जो मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, इसको आप स्किप भी कर सकते हो, लेकिन ये दो चीजें ये याद रखने में बहुत ईजी है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप इसको स्किप कर सकते हो, मैं साथ में ये ऑप्शन आपको दे रहा हूँ। हाँ, तो इससे हम इजीली वो अपना डिराइव कर सकते हैं। और ये एस क्या है, एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाई टू। ऐसे ही इसको मैं प्रूव करके भी आपको दिखा सकता हूँ, थोड़ी देर में करवा भी दूंगा प्रूव करके। ठीक है, ऐसे ही एक और थ्योरम है, टोलमीज थ्योरम इसको बोलते हैं, मेरे को टोलमी कहने में जाता है, और टोलमीज थ्योरम इसको बोल सकते हो आप, मर्जी प्रोनाउंस कैसे भी करें। ए बी सी डी, अगर हमारे पास एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल यानी कि चक्रीय चतुर्भुज है, तो हम वहां पर क्या कर सकते हैं, मतलब क्या कह सकते हैं, वो कौन से रूल फॉलो करेगी। तो प्रोडक्ट, टोलमी एक बंदा था, उसने बताई थी कि भाई ये चीज होती है, ये ऑब्जर्वेशन उसने की थी। प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ने बताया था कि जो डायगोनल्स का प्रोडक्ट है इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स। बस ये उस बंदे ने बता दी, और आपका सिलेबस बढ़ा दिया बिना मुझे, वो नहीं बताता, कोई और बताता। हाँ, अब देखो प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, यानी कि यहाँ पर एक तो डायगोनल है ए सी इंटू एक डायगोनल है डी बी या बी डी, इसको कुछ भी बोल दो, बी डी इज इक्वल टू सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स, या कुछ भी बोल दो, ऑपोजिट साइड्स की बात है। तो ऑपोजिट साइड यानी कि ये, और एक जोड़ा ये रहा ऑपोजिट साइड का, तो पहले तो मैं पहले वाला जोड़ा ले रहा हूँ, ए बी इंटू डी सी प्लस इनका सम। अब मैं दूसरा जोड़ा ले रहा हूँ, ये वाला ए डी इंटू बी सी। ये बताया है टोलमी ने, और ये थ्योरम है, तो इसके आने के चांसेस भी बहुत ही कम है भैया, बहुत कम है। लेकिन ये होता क्या है कि कभी कभी स्टूडेंट को ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं जो फ्रेम किए गए हैं, बिकॉज आजकल ऑनलाइन का जमाना है, तो ऑनलाइन ऐसी चीजें मिल जाती हैं जो उनसे नहीं होते, उनके अंदर ये थ्योरम लगता है, उनका कॉन्फिडेंस डाउन होता है, तो इसलिए ये मेरे को यहाँ पर बताना पड़ा कि बिना वजह स्टूडेंट का कॉन्फिडेंस डाउन ना हो। दोनों चीजें आप चाहो तो इनको याद रख सकते हो, अदरवाइज अपनी नोटबुक में रख के छोड़ सकते हो, नोटबुक में डेफिनेटली लिख लेना। अगर कल को चाहो ये दोनों चीजें आप निकालो तो सीधा नोटबुक में दिखाओ, आपको पता लगेगा। हाँ, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इन दोनों चीजों को आपको प्रूव करके दिखाऊंगा इसी वीडियो में, जिसको आप टोटली स्किप कर सकते हो। हाँ, अगर कोई स्टूडेंट ऐसे इंटरेस्टेड है, अगर आप इंटरेस्टेड हो कि नहीं मैं तो प्रूफ देखूंगा, ये कभी भी एग्जाम में नहीं आएगा, इसका कोई खास यूज नहीं होगा, मैं जस्ट फॉर द पर्पज ऑफ गिविंग यू इन्फॉर्मेशन या नॉलेज की ऐसे भी प्रूव किया जा सकता है, मैं इसलिए प्रूव कर रहा हूँ जस्ट फॉर फन। ठीक है, तो आप इस वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हो, जो ब्रह्मगुप्ता फॉर्मूला है वो मैं प्रूव करूंगा, और यहाँ पर जो टोलमी थ्योरम है ये दोनों में प्रूव करूंगा आपके सामने। क्लियर, तो दिल कर कंटिन्यू करो, अदरवाइज आपके सिलेबस पर कोई इसका फर्क नहीं पड़ेगा, ये मैं सीधा सीधा बता देता हूँ। तो चलिए भाई अब देख लेते हैं, अब यहाँ पर प्रूव करते हैं जो रिजल्ट हमारे सामने है। और ये काफी टीडीएस कैलकुलेशन यहाँ पर आपको लगेगी, ये मत सोचना इतनी आसानी से प्रूव हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा था कि भागना चाहो तो भाग सकते हो, और आपको कोई नुकसान नहीं भागने में, अगर नुकसान होता फिर तो मैं रोकता। तो अभी मैं सीधा स्टार्ट करता हूँ। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अंदर ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, तो 180 माइनस थीटा होगा। अब मेरे को करना क्या है, मेरे को इसका एरिया निकालना है ना, एरिया का फॉर्मूला, तो मैं लिख रहा हूँ इसके एरिया को मैंने मान लिया ए, एरिया इज इक्वल टू, मैं ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया और ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया जोड़ दूंगा। किसी भी ट्रायंगल में अगर आपको एडजेसेंट साइड्स पता है और उनके बीच का एंगल पता है, उसका एरिया क्या होता है, तो उसका एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा। ये फॉर्मूला पता होगा, तो हम ट्रायंगल नंबर 1 का मैं यहाँ पर एरिया लिख रहा हूँ, फिर ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया होगा हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, ये एंगल दोनों जो दो साइड्स के बीच वाला एंगल ये थीटा, हाफ ए बी साइन थीटा। तो ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा, बिकॉज पूरी क्वाड्रिलेटरल है उसका मेरे को एरिया लिखना है ना, तो पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया क्या होगा, ट्रायंगल नंबर 1 का एरिया प्लस ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया। तो ट्रायंगल नंबर 2 का एरिया क्या होगा, हाफ सी इंटू डी इंटू साइन 180 माइनस थीटा, हाफ सी डी साइन 180 माइनस। अब आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि भाई साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, ये मैंने आपको बताया है, दैट इज साइन थीटा ओनली, अभी तक आपको याद होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अगर ट्रिग्नोमेट्री देख लिए तो अब मैं इनमें से क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ, तो साइन 180 माइनस थीटा को मैं साइन थीटा लिख देता हूँ, बिकॉज जगह कम है तो कभी कभी रख करके ऐसे लिख लेंगे, स्टेप्स बिना क्यों पढ़ाएं। तो यहाँ से मैं हाफ कॉमन ले सकता हूँ दोनों के अंदर, और दोनों के अंदर साइन थीटा कॉमन ले सकता हूँ, तो चलो भी ले लेते हैं। देखो हाफ यहाँ से बचेगा ए बी, आगे से बचेगा सी डी, और दोनों में से कॉमन आ गया साइन थीटा। ठीक है, अब जो अपना एरिया का फॉर्मूला था उसके अंदर क्या मामला था, उसके अंदर साइन थीटा नहीं था, आपको पता है ना, उसके अंदर साइन थीटा नहीं था, वो कुछ इस तरह का दिखता था, ये हमने निकालना है, कुछ इस तरह का दिखता था। तो साइन थीटा को कैसे गायब करेंगे, तो भाई साइन थीटा को गायब करने का एक तरीका है, क्या तरीका है, आपको कोसाइन रूल याद है, वो लगाएंगे यार, कैसे लगाएंगे देखो, अगर आपको दो साइड्स गिवन हो और उनके बीच का एंगल गिवन हो, तो आप सामने वाली साइड की लंबाई निकाल सकते हो। मान लो सामने वाली साइड सी है, तो आप इसकी लंबाई निकाल सकते हो इसकी, कैसे, ये कोसाइन रूल है, ये मैंने आपको बताया कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा। तो अब मुझे साइन थीटा गायब करना है, तो मैं कोस थीटा वाली चीज क्यों लेकर आया हूँ, मैं कोस थीटा वाली चीज इसलिए लेकर आया हूँ, यहाँ पर साइन थीटा को मैं कोस थीटा में कन्वर्ट कर दूंगा, और फिर यहाँ से मैं कोस थीटा की वैल्यू पुट कर दूंगा, तो साइन थीटा गायब हो जाएगा, और उस हिसाब से प्रूव करेंगे अपने। तो अब देखो, तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, बिकॉज साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कोस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 होता है, तो मैं इस आइडेंटिटी का यूज करूंगा। यहाँ पर मैं इसको स्क्वायर कर देता हूँ, तो मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो क्या आ जाएगा 1/4 ए बी प्लस सी डी, या फिर वहीं पर कर लेते हैं ना, 1/2 का स्क्वायर इज 1/4, इसका स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इस 4 को साइड भेज देता हूँ तो हो जाएगा 4 है, ये भी टंका खत्म। ठीक है, अब मैं साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो मैं वहां से पुट करूंगा जो कोसाइन रूल है वहां से इसकी वैल्यू, ठीक है, इसको मैं अगर मल्टीप्लाई भी कर लेता हूँ तो ये हो जाएगा ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर, इसको एक्सपेंड कर लेते हैं ना, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, माइनस ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर इंटू कोस स्क्वायर थीटा। और अगर इस तरह के प्रूफ आप याद रखना चाहते हो, मतलब करना चाहते हो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे, तो इसलिए मैं बोल रहा था बिना वजन में मत पढ़ना। ठीक है, तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हो जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट। अब एंटरटेनमेंट आप यूट्यूब पर भी करते हो, दूसरी वीडियोस देख रहे हैं कॉमेडी वाली, तो इसलिए आप मैथ्स की भी कर सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो। तो अब मैं करूंगा क्या, अपने पास दो ट्रायंगल है, ट्रायंगल नंबर 1 और ट्रायंगल नंबर 2। ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर मैं एसी की लंबाई निकाल लूंगा और ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर मैं एसी की लंबाई निकालूंगा कोसाइन रूल वाले फॉर्मूले से और उनको इक्वेट कर दूंगा। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अकॉर्डिंग एसी की लंबाई क्या है, इसकी लंबाई होगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कोस थीटा इज इक्वल टू, ट्रायंगल नंबर 2 के अंदर एसी की लंबाई क्या है, इस डायगोनल एसी की, इसकी लंबाई होगी सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2cd इंटू कोस 180 माइनस थीटा। और कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है ब्रो, बताओ कोस 180 माइनस थीटा क्या होता है, मैं लिखूं उससे पहले बता दो, माइनस कोस थीटा, ट्रिग्नोमेट्री देख ली है, उसके बाद ही ये चीजें आपने देखनी है जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, तो इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस कोस थीटा, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और इसको मैं लिख देता हूँ कोस थीटा। ठीक है, अब मैं एक जगह पर कोस थीटा को इकट्ठा करूंगा ताकि मैं यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट कर सकूँ। तो एक जगह कोस थीटा वाले टर्म्स ले आओ, दूसरी जगह बाकी टर्म्स ले आओ, इसको आप इस साइड ले आओ, ठीक है, और इसको उस साइड ले आओ। तो चलो भाई लिख लेते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, ये उस साइड जाएगा ए बी प्लस सी डी इंटू कोस थीटा। कोस थीटा मैंने कॉमन ले लिया इसमें से और इसमें, ठीक है मेरे भाई, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, बिकॉज यहाँ पर ए बी प्लस सी डी का स्क्वायर और कोस स्क्वायर थीटा है, ए बी प्लस सी डी और कोस थीटा, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो यहाँ पर इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर सकता हूँ, इसकी वैल्यू यहाँ पर, तो 4 उस साइड जाएगा, इसकी वैल्यू ये है ना, तो अभी इस वैल्यू को वहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं, इसको मिटा देते हैं, ये हो गया भाई साहब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। अब मैं 4 का ले लेता हूँ एलसीएम, अब इनको भगा दो, इनकी कोई जरूरत नहीं है, ये जो एक्स्ट्रा मैटेरियल यहाँ पर लिखा हुआ है 4 का मैं ले लेता हूँ एलसीएम। अगर मैं 4 का एलसीएम लूंगा क्या होगा, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा डिवाइडेड बाई दिस, तो इस 4 को मैं लेफ्ट हैंड साइड भेज देता हूँ, ठीक है, और मैंने यहाँ पर स्क्वायर किया था तो एरिया का स्क्वायर, ये मैंने स्क्वायर किया था ना, वो मैं एरिया स्क्वायर लिखने भूल गया, तो ये 4 ही साइड जाएगा तो 16 ए स्क्वायर हो जाएगा, तो 16 ए स्क्वायर इक्वल टू दिस। अब फर्दर हमें आगे बढ़ना है और यहाँ पर इस चीज़ का स्क्वायर है, अगर ध्यान दो, ठीक है, तो ये जो चीज़ है किस फॉर्म में आ गई, ये चीज़ आ गई है मेरे भाई, ध्यान से देखोगे तो ये किसी चीज़ का स्क्वायर है ए स्क्वायर माइनस ये भी किसी चीज़ का स्क्वायर है बी स्क्वायर, तो उसका एक्सपेंशन क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस सी डी, उसका स्क्वायर है। तो अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ठीक है, अब मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, ए प्लस बी माइनस बी की फॉर्म में लिख रहा हूँ, तो ये हो जाएगा ए, मैंने इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, 2 का स्क्वायर है ना यहाँ पर, 2 इसी का स्क्वायर पूरा, तो 2 को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया ए प्लस बी, इसको थोड़ा ऐसे लिखना पड़ेगा नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा, ए प्लस अब जो यहाँ पर है बी वो लिखना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इंटू ए माइनस बी, ए की वैल्यू है 2ab प्लस 2cd माइनस, अब साइन चेंज होंगे, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है। अब इसको फर्दर अगर आप सोल्व करोगे तो देखो आपको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, और यहाँ पर कभी भी ए प्लस बी का आप स्क्वायर करते हो तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर वाले टर्म है कभी भी नेगेटिव नहीं आती है, इस केस में आप क्या करोगे, यहाँ पर नेगेटिव कॉमन लोगे इसमें से और इसमें से, ठीक है, तो क्या बनेगा लिखते हैं थोड़े दिन में, इज इक्वल टू, जब आप इनको देखोगे इन दोनों को तो आपको मिलेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और जब आप इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लोगे माइनस, तो ये 2cd नेगेटिव का हो जाएगा, तो यानी कि सी माइनस डी का होल स्क्वायर बन जाएगा, सी माइनस डी का होल स्क्वायर, ठीक है। अब आगे क्या बन रहा है, आगे भी देख लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर बन रहा है मेरे भाई देखो सी स्क्वायर डी स्क्वायर और ये, तो यानी कि यहाँ पर बन गया सी प्लस डी का होल स्क्वायर। आगे अगर माइनस कॉमन ले लेंगे इसमें और इसमें से अगर आप माइनस कॉमन ले लोगे तो यहाँ पर बन जाएगा ए माइनस बी का होल, ठीक है, दिस इज इक्वल टू 16 ए स्क्वायर। अब ये जो चीज़ है ये फिर से उसी फॉर्म में आ गई, किस फॉर्म में आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक बार फिर से एक्सपेंड करो, यहाँ पर भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ गई, तो एक बार फिर से मैं इसको एक्सपेंड कर रहा हूँ, देखो ये बन जाएगा ए प्लस बी माइनस बी, तो ए प्लस बी, ठीक है, उसके बाद ए माइनस बी, साइन चेंज होंगे, अब यहाँ पर आगे फिर से ये है ए प्लस बी और ये है ए माइनस बी, ठीक है जनाब। अब वही चीज़ें आ गई जो हमें चाहिए थी, जिसका मुझे इतनी देर से इंतजार था, ये वाली चीज़, ये वाली फॉर्म बनने वाली है, ये
अंडर रूट फिलहाल नहीं आएगा, इस साइड स्क्वायर है, स्क्वायर रूट खोलने पर आएगा, ये वाली बनने वाली है। तो देखो यहाँ पर 4 टर्म्स है ना, 1 2 3 4, ये चारों टर्म यहाँ से आएंगे, 1 2 3 और 4। जो लेफ्ट हैंड साइड पर 16 है, ये जो 16 आपको दिख रहा है, इसको मैं यहाँ पर इन सबको दे रहा हूँ, 2 में इसको दे रहा हूँ, 2 2, मतलब इन्हीं चीज़ों को करने के बहुत सारे तरीके हैं, मैंने अपनी तरफ से जो इजी लगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। इस 16 को मैंने राइट हैंड साइड पर भेज दिया। अब देखो मैं किसी इन चारों में से किसी भी एक को डिराइव करके दिखा दूंगा, उसके बाद बाकी आप कर ही लोगे। तो ये जो मामला है इसको मैं लिख रहा हूँ कैसे, एक्चुअली होता क्या है, एस माइनस ए ऐसे बनता है ना। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डी जो नेगेटिव का है तो एक बार डी जोड़ दूंगा, एक बार घटा दूंगा। मैं ऐसे लिख सकता हूँ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, एक बार मैंने डी जोड़ दिया, एक बार घटा दिया, और एक माइनस का डी पहले ही था यहाँ पर, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ माइनस 2डी। अब इस 2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, दिस डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस डिवाइडेड बाई 2। ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाई 2, इसको आप कैसे लिख सकते हो, सेमी पेरीमीटर माइनस, यहाँ पर तो 2 से 2 गया, सेमी पेरीमीटर माइनस डी। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, एस माइनस डी बन गया। सिमिलरली यहाँ पर नेगेटिव का सी है ना, देखो जहाँ पर नेगेटिव का डी था वहाँ पर एस माइनस डी बन गया, जहाँ पर नेगेटिव का सी है वहाँ पर एस माइनस सी, यहाँ पर बन जाएगा एस माइनस बी, और यहाँ पर बनेगा एस माइनस ए, इसी तरीके से। तो ये सब करने के बाद आपको क्या मिला, ये सब करने के बाद आपको मिला भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू एस माइनस डी। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, जो चीज़ हमें प्रूव करनी थी वो चीज़ हमने प्रूव कर दी है। समझ में आ गई बात, क्लियर है। अब इसी चीज़ को मैंने आपको क्या बोला था कि भाई हीरोज फॉर्मूला को प्रूव करने के लिए भी इसी चीज़ का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, देखो जरा, अगर मैं ये प्रूव, ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, क्या ये फॉर्मूला इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए भी लागू होगा क्या, देखो तो यार जैसे बन नहीं रहा है, चलो अब की बात ऐसा ही बनेगा, इस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए फॉर्मूला लागू होगा, डेफिनेटली होगा ना, जो मैंने बताई है। इनको हटा देते हैं, अगर मैं इसका नाम दे दूं ए बी सी डी, क्या इसके लिए लागू होगा, जी हाँ डेफिनेटली लागू होगा। मैं थोड़ी सा अलग कलर से बनाता हूँ, क्या इसके लिए लागू होगा ऐसे, जी हाँ इसके लिए भी लागू होगा। अगर मैं इसको सी बोल दूँ, इसको डी बोल दूँ, तो जो नई क्वाड्रिलेटरल बनी है एबीसीडी, ऐसे ही अगर मैं इसको छोटा करता जाऊँ और मैं इसको इतना छोटा कर दूँ कि ये दोनों एक पॉइंट पर ही मिल जाए, तो क्या बन जाएगा, तो एक ट्रायंगल बन जाएगी, ट्रायंगल बन जाएगी कि नहीं? जी हाँ ट्रायंगल बन जाएगी डेफिनेटली। तो ये एक ऐसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जहाँ पर ये सी और डी कोइंसाइड कर जाएंगे, एक दूसरे से मिल जाएंगे, जहाँ पर जो एक साइड है वो जीरो है, जहाँ पर एक दो साइड है वो जीरो है। तो मान लिया मैंने जो साइड जीरो है वो डी वाली है, ताकि आपको एरर्स फॉर्मूला से मिलती जुलती चीज मिले। तो अगर मैं डी की वैल्यू जीरो रख दूंगा, और मैं कोई बात बताऊँ कि दुनिया की जितनी भी ट्रायंगल हैं उनको हम सर्कल में कैद कर सकते हैं, दुनिया की जितनी भी ट्रायंगल है उनके चारों तरफ एक सर्कल खींचा जा सकता है। तो दुनिया की जितनी भी ट्रायंगल हैं वो सारी साइक्लिक है, मतलब एक सर्कल के अंदर आ सकती है। तो वो ऐसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हैं जिनकी एक भुजा जीरो है। तो अगर मैं डी की वैल्यू जीरो रख दूंगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, एस माइनस जीरो एस बन जाएगा, और बाकी एज इट इज रह जाएगा। तो क्या ये आपको हीरोस फॉर्मूला जैसा दिख रहा है कि नहीं, दिखा ना। हाँ, तो ट्रायंगल का हीरोस फॉर्मूला यहाँ से ऐसे भी डिराइव किया जा सकता है, ठीक है। अब मैं आपको टोलमीज थ्योरम का प्रूफ दिखाऊंगा। तो अगर आपने ब्रह्मगुप्ता का प्रूफ अभी देखा है अभी आपने, तो तब आपको लगा होगा कि डेफिनेटली नहीं देखना चाहिए, बिकॉज आपके काम की चीज़ नहीं, लेकिन जस्ट फॉर फन आप देख सकते हो, ठीक है। जो फॉर्मूले थे कि भाई याद कैसे करने हैं बेस्ट वे, वो मैंने आपको बता दिया है। प्रूफ देखना ही है तो इसका तो मैं 3-4 स्टेप में ही आपको बता दूंगा, लेकिन फिगर जो हो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड बनेगा। देखो ये ओ है, तो मान लो ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा, क्योंकि किसी भी सर्कल के अंदर एक कोड ने जो एंगल बनाया वो कोड सेम ही एंगल बनाएगी उसी तरफ अगर बनाएगी तो, है ना, कंफ्रेंस पर। अगर मैं एक कंस्ट्रक्शन करूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी पटोलेमी थ्योरम को इस तरीके से प्रूव करने के लिए कि मैं सी से एक लाइन ड्रॉ करूँ ई तक, इस तरीके से करूँ ये वाला एंगल भी थीटा हो, ऐसे हम कर सकते हैं ना। अगर ये वाला एंगल थीटा है कि यहाँ से इस तरीके से मैं लाइन ड्रॉ करूँ कि ये वाला एंगल भी थीटा हो, ठीक है। तो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी कि भाई ये वाला एंगल भी थीटा है। अब देखो ऐसा करने से हुआ क्या, ऐसा करने से मैं सिमिलर ट्रायंगल्स का सेट बना पाऊंगा। कैसे बना पाऊंगा आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर मैंने दो ट्रायंगल ऐसे क्रिएट कर दिए, अगर आप इस थीटा को भूल जाओ तो दो ट्रायंगल मैंने ऐसे क्रिएट कर दिए जिनके अंदर थीटा एंगल है, जिनके अंदर कौन सी ट्रायंगल है, एक तो ट्रायंगल है एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, और एक दूसरी ट्रायंगल है कौन सी, बीसी की, है ना, इन दोनों के अंदर थीटा एंगल। और एक और बात बताओ, ये वाला एंगल अगर अल्फा है तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये वाला एंगल भी अल्फा होगा, क्योंकि कोई भी कोड एक तरफ एंगल बनाएगी सर्कमफ्रेंस पर तो सेम एंगल बनाएगी हर एक जगह। तो ये जो है कोड सी डी का काम है, इस तरफ दोनों अल्फा एंगल बनाए हैं, ठीक है। तो मैं इन ट्रायंगल्स को फिर से लिख रहा हूँ सिमिलरिटी के टर्म्स में। तो हमारे पास एक ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल को देखो जिसके एंगल्स हैं अल्फा थीटा और एक और कुछ है, एक दूसरी ट्रायंगल है जिनके एंगल्स हैं अल्फा थीटा और एक और कुछ है। दो एंगल अगर सेम है तो तीसरा एंगल भी सेम ही होता है, 3 वर्ष में 180 है। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि ट्रायंगल कौन से वाले ट्रायंगल ए सी डी, मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ ताकि मैं ऐसे देख पाऊँ अल्फा थीटा और खाली, अल्फा थीटा और खाली, कुछ कोरस्पॉन्डिंग हमने लिखना होता है ना, ऐसे कुछ भी नहीं लिख सकते एडीसी को किसी के भी सिंबल लिख दिया। तो यहाँ पर भी मैं ऐसे लिखूंगा अल्फा थीटा और खाली, तो अल्फा की कहाँ पर है बीसीई, सिमिलर टू ट्रायंगल बीसीई। तो देखो यहाँ पर मैं एक रिजल्ट लिख रहा हूँ, क्या रिजल्ट लिख रहा हूँ देखो, अगर ट्रायंगल सिमिलर है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स तो उनका रेशियो सेम होगा, AC बाई BC इज इक्वल टू, यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा क्या मुझे चाहिए AD बाई BE, क्लियर।
एक तो ये हमने एक पेयर बनाया सिमिलर ट्रायंगल्स का, मैं एक और पेयर बनाऊंगा सिमिलर ट्रायंगल्स का। अब देखो जरा, अगर ये वाला एंगल ए है, अब ध्यान से देखिएगा, तो ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल, अगर ये वाला एंगल ए है ओ सी ई, तो पूरा एंगल बी सी ओ थीटा प्लस ए होगा, ये पूरा एंगल है ना, ये पूरा एंगल थीटा प्लस ए होगा। और सिमिलरली ये पूरा एंगल क्या होगा, ये पूरा एंगल, ये भी थीटा प्लस ए होगा, क्योंकि यहाँ पर थीटा था। तो मेरे भाई यहाँ पर दो एंगल बन गए, एक तो ये वाला एंगल थीटा प्लस ए हो गया, एक ये वाला एंगल थीटा प्लस ए हो गया। ठीक है, दो एंगल बराबर थे, उनके अंदर सेम चीज ऐड की तो दोनों सेम लेंगे, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए। अब हमें सिमिलर ट्रायंगल में फिर से बताता हूँ आपको, एक और पेयर बनेगा सिमिलर ट्रायंगल्स का। ठीक है, अब देखो, अगर ये वाला एंगल अल्फा है तो ये वाला एंगल अल्फा होगा, क्योंकि इस वाले आर्क ने ये वाला एंगल बनाया है, या इस वाले कोड ने इस जीवन ने एंगल बनाया है ना, दोनों एंगल इसी ने बनाए हैं, तो दोनों बराबर होंगे। तो अब हमारे पास फिर से एक और पेयर हो गया सिमिलर ट्रायंगल्स का। तो ट्रायंगल, अभी ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल है मैं आपको बता देता हूँ, कौन कौन से ट्रायंगल्स की बात कर रहा हूँ। एक तो हमारे पास ट्रायंगल है ये वाली, ठीक है, ऐसे बना के आपको इजीली पता चलेगा, ये वाली ट्रायंगल, और एक हमारे पास ट्रायंगल है ये वाली। ठीक है, तो इन दोनों ट्रायंगल के अंदर कौन कौन से एंगल्स हैं, देखो इस वाले ट्रायंगल के अंदर देखो अल्फा, ये वाला एंगल है थीटा प्लस ए, और एक और तीसरा एंगल है 180 में से घटाने पर ये वाला एंगल आ जाएगा। और अब दूसरे ट्रायंगल को देखो, यहाँ पर अल्फा थीटा प्लस ए और एक तीसरा एंगल है, तो दोनों ट्रायंगल के अगर दो एंगल सेम है तो तीसरा बाय डिफॉल्ट सेम होगा, 180 से सेम होता है। तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, तो मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ अल्फा थीटा प्लस ए और खाली, अल्फा थीटा प्लस ए और खाली, ऐसे। ठीक है, अल्फा यानी कि ए सी बी, ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल अल्फा थीटा प्लस ए और खाली डी सी ई। ठीक है, तो अब यहाँ पर मुझे क्या रिजल्ट मिलेगा, देखो जरा, ए सी डिवाइडेड बाई डी सी इज इक्वल टू, अब मुझे चाहिएगा डी ई, तो ए बी डिवाइडेड बाई डी ई। ठीक है, मैंने एक्चुअल में किया क्या है यहाँ पर, मैं इसको कैसे याद रखे हुए हूँ, देखो ये थ्योरम क्या कहते हैं, थ्योरम कहता है कि बिकॉज यहाँ पर एक और पेयर बनेगा ना सिमिलरिटी में, भाई सिमिलरिटी में तीन साइड होते हैं ट्रायंगल की, तो तीनों साइड्स का रेशियो कॉर्स्पॉन्डिंग का बराबर होगा। मैं इसको क्यों नहीं लिख रहा, मेरे को कैसे याद है, वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर है क्या कि प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स ए सी इंटू बी डी। यहाँ पर मामला क्या है, तो ये वाला डायगोनल है ए सी जो मैंने पूरा ले लिया है, और दूसरे डायगोनल को ऐसे टुकड़ों में लिया है, देखो ये और ये, और इन दोनों टुकड़ों में जोड़ूंगा तो पूरा डायगोनल मिलेगा। देखो बी ई आपको मिलेगा कहीं ना कहीं पर, बी ई मिला ना, और आपको डी ई भी मिलेगा, इन दोनों को मैं जोड़ने वाला हूँ। तो इस तरीके से मैंने याद रखा, दोनों डायगोनल इस तरीके में लेने हैं, आपको याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी है नहीं, है ना, मतलब टीचर भी याद रखा हुआ है। तो पहले वाली जो इक्वेशन है अपनी इक्वेशन नंबर 1, इसमें से बी ई की वैल्यू निकाल लो, तो बी ई की वैल्यू, बी ई उधर ऊपर जाएगा, बी ई विल बी इक्वल टू, ये उधर ऊपर जाएगा, ये उधर ऊपर जाएगा। ठीक है, ऐसे है, बी ई इज इक्वल टू ए डी इंटू बी सी डिवाइडेड बाई ए सी, ऐसे आप लिख सकते हो। यहाँ से डी ई की वैल्यू निकाल लो, ए डी ई ऊपर जाएगा, ये इधर जाएगा, है, तो डी ई इज इक्वल टू ए बी इंटू डी सी डिवाइडेड बाई ए सी। और अब आप इनको जोड़ दो दोनों को, इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या बनेगा, डी ई और बी ई, तो डायगोनल बन जाएगा बी डी। तो मैं इसको और इसको जोड़ रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड को जब आप जोड़ोगे तो बन जाएगा बी डी, और राइट हैंड साइड पर जब आप देखोगे तो दोनों का डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, ए सी। ठीक है, दोनों का हर जो है दोनों फ्रैक्शंस का सेम है, तो ऊपर यहाँ पर आया ए डी इंटू बी सी प्लस ए बी इंटू डी सी, और इस ए सी को उस साइड लेकर चले जाओ तो ए सी इंटू बी डी। तो अब देखो अब आपके सामने क्या है, ए सी और बी डी क्या है, डायगोनल्स, डायगोनल्स का प्रोडक्ट। ए डी और बी सी क्या है, देखो ए डी और बी सी, ये दोनों क्या है, ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट। और ए बी और डी सी क्या है, दिस इज ए बी एंड दिस इज डी सी, ऑपोजिट साइड्स का प्रोडक्ट। तो दिस इज प्टोलेमीज थ्योरम जो आपके सामने प्रूव कर दिया है मैंने, समझ में आ गई बात। तो भाई बस इस वीडियो के अंदर इतना ही, अब मैं आपको मिलता हूँ अगली वीडियो के अंदर, बाय।